नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कल के लेक्चर में कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध और कोणीय वेग तथा आवृत्ति में संबंध यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा उसके आगे से अगला टॉपिक रहेगा अभिकेंद्री त्वरण तथा आवर्तकाल में संबंध। अभिकेंद्री त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कल ये मैंने बता दिया था, और आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं। तो आइए इन दोनों में संबंध को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ए बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, और ओमेगा की यहाँ ओमेगा की वैल्यू हम लोग रखेंगे, ओमेगा बराबर होता है 2πn। यहाँ हम लोग निकाले हैं ओमेगा बराबर 2πn, इस रिलेशन को निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को जब यहाँ पर रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा ए बराबर, ये 2 का 4 हो जाएगा, वर्ग है पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा हो जाएगा अभिकेंद्री त्वरण तथा आवृत्ति में संबंध। ठीक, ये आवृत्ति में संबंध निकला है। इधर जो है हम लोग आवर्तकाल में संबंध को निकालेंगे, तो इधर फिर से लिखेंगे ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। अभिकेंद्री त्वरण बराबर होता है अभिकेंद्री त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग का वर्ग इंटू त्रिज्या। तो यहाँ पर फिर से ओमेगा की वैल्यू रखेंगे टी के पदों में, आवर्तकाल के पदों में। तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t। इसका वर्ग करेंगे, इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए बराबर 4π²/t² इंटू आर। ये हमारा रिलेशन मिलता है अभिकेंद्री त्वरण और आवर्तकाल में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा अभिकेंद्रीय बल। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर अब त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यदि कहीं पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी ए कहीं पर है, तो वहाँ पर बल लगा होगा तभी त्वरण आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma। जब तक F नहीं होगा ए नहीं होगा। तो हम लोग ए के बारे में पढ़ चुके हैं, त्वरण के बारे में, लेकिन अभी हम लोग अभिकेंद्री बल के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो अभिकेंद्री बल अभिकेंद्री त्वरण की दिशा में ही लगता है। तो इसको देखते हैं अभिकेंद्री बल क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी वृत्तीय गति करते पिंड पर केंद्र की ओर कार्य करने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई पिंड जो है वृत्तीय पथ पर कार्य करता है, जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो उस पर जो है केंद्र की ओर एक बल लगता है, केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह बल क्या काम करता है, उस पिंड को वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने का काम करता है। यदि यह बल नहीं होगा तो वो पिंड क्या होगा, देखिए इसको मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारा सर्कल हो गया, ये इसकी सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। यदि कोई पिंड इस पे जो है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो क्या होता है, इस पिंड पर क्या होता है, वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। यदि ये बल नहीं होगा तो क्या होगा, ये पिंड गति करते हुए केंद्र से दूर की ओर हट जाएगा और स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। अगर यहाँ पर रहेगा तो इधर चला जाएगा, इधर रहेगा तो इधर चला जाएगा। मतलब अगर ये बल नहीं रहेगा तो पिंड जो है वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकता है। इसका उदाहरण अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल को डिफाइन करते हैं, और कैसे इसको हम लोग अपने जीवन में कहाँ पर यूज करते हैं उसको भी देखेंगे। देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण, जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं। आप लोग बचपन में ऐसा किए होंगे, किसी पत्थर को जो है हम लोग डोरी से बांध लेते हैं और उसको घुमाते हैं। पत्थर को दो तरीके से घुमा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। किसी भी प्लेन में आप घुमाएं, देखिए इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। एक तो देखिए इस तरीके से, ये हमारा रस्सी रहा, यहाँ पर पत्थर बांध लिए। एक तो हम लोग इस तरीके से घुमा सकते हैं, इसको जब घुमाएंगे यहाँ पर हाथ से पकड़ के इसको घुमा सकते हैं, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये हमारा हो गया
हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज अक्ष में गति। अब यही पत्थर को जो है कुछ इस तरीके से बांध कर इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल गति। आप लोग देखे होंगे, देखिए इस तरीके से ये वर्टिकल गति हो गया। जब क्या होता है, ऐसे घुमाएंगे, अगर ये रस्सी टूट गई, ये रस्सी अगर किसी कारण से टूट जाता है तो ये पत्थर हमारा इस तरीके से बाहर की ओर चला जाता है, वृत्ति पथ से बाहर की ओर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस धागे पर जो बल लग रहा था अंदर की तरफ, ये इस पत्थर को वृत्ति गति करने के लिए मजबूर कर रहा था, यानी वृत्ति पथ पर बना के रखा था। लेकिन जैसे ही ये धागा टूटा और ये पत्थर हमारा स्पर्श रेखी दिशा में चला जाता है। इस तरीके से जो है पता चलता है कि वृत्ति गति करते किसी पिंड पर क्या होता है, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस पत्थर के उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकेंद्री बल किस प्रकार काम करता है। तो यहाँ पर इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग। जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो डोरी का तनाव बल ही पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जो ये टेंशन होता है, देखिए डोरी में, ये डोरी में जो टेंशन होता है यही जो है अभिकेंद्री बल के रूप में काम करता है। अभिकेंद्री बल देखिए एक कोई वास्तविक बल नहीं होता है, यह एक काल्पनिक बल होता है। अभिकेंद्रीय बल जो होता है एक काल्पनिक बल होता है जो किसी न किसी बल के सहारे उत्पन्न होता है। यहाँ पर टेंशन के सहारे उत्पन्न हो रहा है। देखिए तनाव बल ही अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। इसी तरीके से मैं और भी उदाहरण आगे बताऊंगा कि अभिकेंद्रीय बल एक वास्तविक बल न होकर कि एक आभासी बल होता है जो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है और पिंड को वृत्तिगत कराता है। डोरी के टूट जाने पर यह बल विलुप्त हो जाता है तथा पत्थर स्पर्शी दिशा में सरल रेखी गति करने लगता है। जैसे पत्थर टूटता है ये स्पर्श रेखा की दिशा में सरल रेखी गति करने लगता है और वृत्त के केंद्र से दूर चला जाता है। Just 1 minute. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा अभिकेंद्रीय बल का मान। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है इसको हम लोग जान लिए हैं। अब इस अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है इसको हम लोग प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल का परिमाण कितना होता है। देखिए हम लोग जानते हैं चूँकि F बराबर क्या होता है, ma होता है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। अतः अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, वृत्तिगत करते पिंड का द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्रीय त्वरण। यहाँ पर देखिए F बराबर ma रेखीय त्वरण नहीं है, a जो है रेखीय त्वरण नहीं है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। इसी तरीके से जब यहाँ अभिकेंद्रीय त्वरण लेंगे हम लोग तो ये हमें अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, वृत्तिगत करते पिंड का द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहाँ पर F बराबर ma यही होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। जब इसमें a का मान रखेंगे हम लोग, a बराबर अभी हम लोग निकाले थे, a बराबर क्या होता है v²/r। जब इसको रखेंगे a बराबर होता है v²/r, इसको हम लोग पीछे भी निकाले थे। इसको यहाँ पर जब रखेंगे तो F बराबर mv²/r हो जाएगा। ये हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण दूसरा रिलेशन, ये भी होता है ये भी होता है। ठीक, इसको दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद जो है एक नोट लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए मेरे नोट्स में जो नोट पॉइंट लिखे जाते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो पिंड को उस वृत्तीय पथ पर बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, अन्यथा पिंड वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा। जैसे पिछला उदाहरण जो पत्थर वाला उदाहरण मैंने दिया था वही यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि जब तक कोई अभिकेंद्रीय बल नहीं काम करेगा किसी पिंड पर वह वृत्तीय गति नहीं कर सकता है। यह नोट्स में यही लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा अभिकेंद्रीय बल के अन्य उदाहरण। इसके अलावा अभिकेंद्रीय बल के कई उदाहरण हैं, जिनमें पहला उदाहरण देखिए, किसी समतल सड़क के वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल सवार का वृत्त के केंद्र की ओर थोड़ा सा झुककर वृत्तीय मोड़ पार करना।
आप लोग साइकिल चलाते होंगे, जैसे ही आप लोग किसी सड़क अगर प्लेन में है, झुकाव नहीं है, सड़क में प्लेन है और वह वृत्ताकार पथ में है, यानी मोड़ पर पहुंचते हैं। अगर आप साइकिल तेज़ी से चला रहे हैं तो वहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे तो क्या होता है, जैसे ही आप मोड़ेंगे तो आपका साइकिल थोड़ा सा झुक जाता है। वो क्यों झुकता है अभी हम लोग पता करेंगे। और झुक कर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, वहाँ पर अभिकेंद्री बल ही प्राप्त करते हैं। अगर झुकेंगे नहीं तो हमारा साइकिल क्या होगा, फिसल जाएगा, या फिर तेज़ गति से हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। एकदम धीमे गति से पार करेंगे तो ही पार कर पाएंगे। ये हमारा होता है अभिकेंद्री बल का उदाहरण। अभिकेंद्री बल के उदाहरण में, इस उदाहरण में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे साइकिल और जो है सड़क के, जो साइकिल का पहिया होता है और सड़क का जो टच पॉइंट होता है, यानी जहाँ दोनों संपर्क करते हैं, वहाँ पर जो हमारा घर्षण बल लगता है, उसी से हमें अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। मैंने क्या कहा था, अभिकेंद्रीय बल जब भी मिलेगा हमको किसी न किसी रूप में मिलेगा। ये वास्तविक बल नहीं होता है, यह किसी न किसी रूप में मिलता है। यहाँ पर हमको घर्षण बल के रूप में मिलेगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। अब इसका परिमाण हम लोग निकालेंगे। किसी समतल सड़क के वृत्तीय पथ को पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का परिमाण। ये अभिकेंद्र बल कितना होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक फिगर मैं दिखाऊंगा, 3 फिगर रहेगा, उसी के अनुसार हम लोग डिराइव करेंगे कि अभिकेंद्रीय बल कितना होता है किसी सड़क को पार करने के लिए। यहाँ पर चित्र रहेगा, मैंने चित्र बनाया नहीं है, मैं आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ। ये रहे हमारे तीनों चित्र। इन चित्र को देख लीजिए ध्यान से। ये पहली स्थिति है जब साइकिल सीधे रास्ते पे चल रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, साइकिल सवार समतल सीधी सड़क पर, और ये साइकिल सवार समतल वृत्तीय पथ पर ऊर्ध्वाधर बिना झुके हुए। जब ये वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है और बिना झुके हुए चल रहा है तब क्या होगा, और ये क्या है, वृत्तीय मोड़ पर जब पहुंचता है और झुक कर चलता है तब क्या होगा। ये 3 स्थितियाँ हैं। इन तीनों ही स्थितियों को हम लोग अभी जो है थ्योरी के रूप में देखेंगे, और इन्हीं तीनों स्थितियों से हम लोग जो केंद्र की ओर जो हम लोगों को मिल रहा है बल, अभिकेंद्री बल, इसके परिमाण को हम लोग देखेंगे कि यह कितना हमको मिलेगा। तो आइए देखते हैं थ्योरी में। तो पहले चित्र में साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर है। इस स्थिति में देखिए मैंने एकदम अपने शब्दों में लिखा है, किताब के हिसाब से चलेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत लेंदी भी है, तो मैं यहाँ पर केवल अपने शब्दों में लिखा हूँ। पहले चित्र में साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर है। इस स्थिति में गुरुत्व केंद्र G पर 2 बराबर परंतु विपरीत मान F1 F2 और बराबर F, यानी देखिए F1 और F2 दोनों बराबर मान के हैं और इनका परिमाण F के बराबर है। ये कार्य कर रहे हैं, इनका परिणामी 0 होगा। अतः इनका चित्र A पहली वाली स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ चित्र, फिर से आप लोगों को शायद ध्यान न हो। देखिए यहाँ पर गुरुत्व केंद्र है, ये F1 F2 ये दोनों बराबर परिमाण के एक दूसरे के विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर R जो है प्रतिक्रिया है, टायर और सड़क के बीच लगने वाली प्रतिक्रिया बल। mg नीचे की तरफ काम कर रही है, प्रतिक्रिया और mg एक दूसरे को संतुलित करेंगे और F1 F2 एक दूसरे को संतुलित करेंगे, जिससे क्या होता है, साइकिल सवार बिना किसी परेशानी के सीधी सड़क पर चलता रहता है। अब दूसरी स्थिति आती है। दूसरी स्थिति में देखिए जब क्या होगा, ये साइकिल सवार मोड़ पे पहुंचेगा और क्या होगा, मोड़ पर पहुंचेगा और बिना झुके हुए चलने का प्रयत्न करेगा, तो क्या होगा देखिए, जैसे ही बिना झुके जाएगा, बिना झुके अगर मोड़ को पार करने की कोशिश करेगा, क्या होगा, ये F जो टायर और सड़क के बीच लग रहा है, एक F बल काम करेगा। यह F बल केंद्र की ओर काम करेगा, क्योंकि वृत्तीय मोड़ पर अब पहुंच चुका है और बिना झुके हुए चल रहा है, तो F जो है केंद्र की ओर काम करेगा और F2 क्या होगा, इधर की ओर काम करेगा। देखिए ये बिना झुके हुए चल रहा है, तो क्या होगा, F केंद्र की ओर काम करेगा और F2 इधर की ओर। इस तरीके से 2 बल काम कर रहे हैं एक ही रेखा में, तो ये क्या बनाते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं। तो बलयुग्म बनाएगा जिससे ये इसको ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेगा। देखिए ये इधर खींच रहा है, ये इधर, तो एक एंटी क्लॉकवाइज बलयुग्म बन रहा है, जो साइकिल सवार को क्या करेगा, वृत्त के केंद्र से बाहर को ढकेल देगा, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर ढकेल देगा, जिसके कारण यह क्या होगा, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर चला जाएगा।
यानी वृत्ति पथ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये झुक कर नहीं चल रहा है। इस झुक कर न चलने के कारण क्या होता है, ये बल और ये बल एक दूसरे का बलयुग्म बनाते हैं और इस व्यक्ति को क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से बाहर को ढकेल देंगे। अगर आपको वृत्तीय मोड़ पर चलना है तो झुक के चलना होगा। ये तीसरी स्थिति है। देखिए यहाँ बताया गया है, जब ये झुक कर चलता है तो इसका जो वेक्टर डायग्राम है यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये F2 हो गया, F1 हो गया और ये इसका G हो गया। mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और क्या है, यहाँ पर R प्रतिक्रिया बल है। जब ये झुक कर चलता है तो क्या होता है, देखिए जब झुक कर चलेगा तो ये जो F है, F और F2 ये क्या कर रहे थे, अभी यहाँ द्वितीय स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज बलागुण उत्पन्न कर रहे थे। देखिए F2 और F एंटी क्लॉकवाइज बलागुण उत्पन्न कर रहे थे। जब झुक गया तो थीटा एंगल बना। थीटा एंगल बनने से क्या होता है, देखिए ये प्रतिक्रिया बल और ये mg भार, ये प्रतिक्रिया और mg एक दक्षिणावर्त बलागुण बनाते हैं। देखिए एक बल ये, एक बल ये, इनके बीच की दूरी ये दक्षिणावर्त बलागुण बना रहे हैं और ये वामावर्त, देखिए F2 और F वामावर्त, ये दो बलागुण बन रहे हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। और यहाँ पर संतुलन की स्थिति नहीं थी, यहाँ पर केवल क्या था, ये F2 था और F था जो इस साइकिल सवार को गिरा देता था बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। लेकिन जैसे ही झुक गया तो यहाँ पर दूसरा बलयुग्म आघूर्ण मिल गया, जो mg और r से बन रहा है, ये इसको संतुलित कर दे रहा है। F2 और F से जो बलयुग्म बना था इसको संतुलित कर दे रहा है r और mg का बलयुग्म। क्योंकि देखिए F2 और F इसको घुमा रहा किधर, ऐसे घुमाने का प्रयत्न कर रहा है ऐसे, और mg और r इसको घुमाने का प्रयत्न कर रहा है ऐसे। तो दोनों एक दूसरे को संतुलित कर दे रहे हैं और संतुलन की स्थिति बने रहने से क्या होता है, ये मोड़ पर भी आसानी से पार कर जाता है। मोड़ पर आसानी से पार हो गया। अब बल का परिमाण हमको निकालना है, तो देखिए यहाँ पर यही सब यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर तीनों स्थितियों के बारे में मैंने बताया है। ये बी की स्थिति हो गई। ये हमारा चित्र है जिसमें अभी हम लोग समझे हैं मोबाइल में। इसी चित्र के आधार पर हम लोग जो है अभिकेंद्रीय बल के परिमाण को प्राप्त करेंगे। देखिए जब संतुलन की स्थिति रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारा थ्योरी, इसको लिख लीजिएगा। थ्योरी भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए भार mg तथा अविलंब प्रतिक्रिया r मिलकर वामावर्त बलयुग्म बनाते हैं, जो F तथा F2 द्वारा बने दक्षिणावर्त बलयुग्म प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। ये मैंने बताया अभी पीछे। दो बलयुग्म बनते हैं जो एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात ये है कि देखिए ये बल इस बल को संतुलित कर रहा है, ये बल इस बल को संतुलित कर रहा है। तो हमको अभिकेंद्री त्वरण किससे मिलेगा, देखिए ये F1 वाले से, इस F1 से क्या होगा, हमको अभिकेंद्री त्वरण मिलेगा जिसका मान F के बराबर था। अभी हम लोग जब शुरू में पढ़ रहे थे, एकदम शुरुआती दौर में मैंने बताया था F1 बराबर F2 और बराबर F था। देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को एक बार फिर से, जस्ट 1 मिनट। देखिए यहाँ पर F1 बराबर F2 बराबर F, यानी जो F1 है, ये वाला F1 है, ये इसका परिमाण F के बराबर है। क्योंकि सभी देखिए सभी बल अपना अपना काम कर रहे हैं। F2 संतुलित कर रहा है F को और R संतुलित कर रहा है mg को, तो सभी एक दूसरे में समाप्त हो गए। तो बच रहा है क्या, F1 ही क्या करेगा, अभिकेंद्र बल का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग F1 का जो है परिमाण निकालेंगे संतुलन की अवस्था में। वामावर्त बल आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बल आघूर्ण, इसको जब रखेंगे तो F इंटू GA, देखिए F इंटू GA, एक मिनट, देखिए F इंटू GA,
F इंटू जी है, ये हो गया हमारा वामावर्त बल आघूर्ण, और mg इंटू ओ ए। देखिए mg कहाँ है, mg यहाँ नीचे है, और ओ ए क्या है। देखिए बल आघूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं, दोनों बलों में से कोई एक बल लेते हैं और उनके बीच की दूरी लेते हैं। तो देखिए mg और r एक दूसरे के लिए क्या कर रहे थे, बल आघूर्ण बना रहे थे। तो हम लोग mg लिए और इसके बीच की दूरी क्या है, ओ ए लिए। देखिए ओ ए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको ओ ए को हम लोग ओ जी के पद में लिखेंगे, तो ओ ए ओ जी साइन थीटा मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे इस त्रिभुज से सॉल्व करेंगे ओ ए को ओ जी के पद में, तो ओ जी साइन थीटा मिलेगा। ओ जी को ओ जी से काट देंगे तो हमारा मिलेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, एफ बराबर एम जी मिल जाएगा, जिसको हम लोग टैन थीटा भी लिख सकते हैं। टैन थीटा बराबर हो जाएगा एफ बाई एम जी। तो यही हमारा क्या होगा, झुकाव एंगल होगा। इतने कोण से झुकेंगे तो आसानी से हम लोग वृत्तीय पथ को पार कर जाएंगे। यहाँ नोट लिखा हुआ है एक, इसको देख लेते हैं। चित्र में मोड़ पर mg तथा r बल युग्म F2 तथा F बल युग्म को संतुलित करता है, अतः F1 वृत्तीय पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। F1 बराबर F है, ये मैंने बता दिया कि जो है mg तथा r द्वारा बल युग्म जो बन रहा था उसको संतुलित कर रहा है F2 और F द्वारा बना बल युग्म। तो जो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा वो F1 से प्राप्त होगा, जिसका परिमाण F के बराबर होगा। तो टैन थीटा बराबर हम लोग यहाँ पर प्राप्त किए हैं, टैन थीटा बराबर F बाई एम जी। तो टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर अपान आर, क्योंकि F का मान हमको पहले निकाल चुके हैं। अभिकेंद्र बल का मान कितना है, एम बी स्क्वायर अपान आर, अपान में एम जी है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है एम से एम कट जाएगा, टैन थीटा बराबर होगा वी स्क्वायर अपान आर जी, या फिर इसको इन्वर्स के पद में लिख सकते हैं, थीटा बराबर टैन इन्वर्स कोष्टक में वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यह वह एंगल है जिस पे हम लोग झुक कर वृत्तीय पथ को पार कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।